हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी डीप कॉन्सेप्ट होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर्स में एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ताकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सिंगल पॉइंट हमारा रह ना जाए, ताकि जो भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें कोई दिक्कत ना आए हमको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर भी आपको कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एवरी स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का पेपर होता है, एवरी स्टूडेंट कम से कम 70 प्लस तो ला ही सके। 80 मार्क्स का पेपर होता है, कम से कम 70 प्लस उसमें से ला ही सके। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा चुका हूँ, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो या उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में पूरे चैप्टर की दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा चैनल सर्च मारिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। मैं बुक में पीछे से बेटा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा चैप्टर पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा चैप्टर नंबर गेन कर सकते हैं हमारे, उन चैप्टर्स को मैं पहले कवर कर रहा हूँ। पहले मैंने द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, अब मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ। फिर इससे पहले का चैप्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हम कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट में से। पार्ट फर्स्ट में से ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गेनिंग यानी कि नंबर बढ़ोतरी की जो संख्या होती है, इन चैप्टर से हम आराम से पास आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट जो रहेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहले मेजर पार्ट है जिनसे हम नंबर अच्छे खासे गेन कर सकते हैं, पहले उन चैप्टर्स को, उन बुक्स को पहले हम कवर करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट पूरा करना ज़रूरी है, तो इन चैप्टर्स को खत्म करने के बाद, यानी कि चैप्टर 9 द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एक एक पॉइंट डीप पढ़ेंगे, ताकि कोई भी मैकेनिज्म ना रह जाए, कोई भी कन्वर्जन ना रह जाए, कोई भी नेमिंग रिएक्शन ना रह जाए, या कोई भी रिएक्शन जो पूछी जाती हैं कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो भी कैटलिस्ट ना रह जाए। ओके, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो पीरियडिक टेबल से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पीरियड हैं, कौन कौन से आपके ब्लॉक्स हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ग्रुप से रिलेटेड बात करेंगे, ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं। ग्रुप्स आपके 18 होते हैं, पीरियड आपके 7 होते हैं। ग्रुप जितने भी होते हैं वो कॉलम वाइज आपके कंटेंट किए जाते हैं, जो 18 होते हैं, और पीरियड जो आपके होते हैं वो रो वाइज कंटेंट किए जाते हैं, जो होते हैं आपके 7 रोज। और ब्लॉक की बात करें हम, सिंपल से ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ डी और एफ की, एस पी की हम बात करेंगे बाद में। यूनिट 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट 8 आपकी दे रखी है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने होते हैं आपके, ग्रुप होते हैं 18, जो कॉलम से होते हैं, ऐसे कॉलम वाइज होते हैं खड़े खड़े, वो 18 ग्रुप 18 होते हैं। पीरियड की बात करें तो 7 होते हैं। रोज यानी ऐसे जो होंगी रोज, वो सारी की सारी कितनी होंगी, 7 होंगी। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक होते हैं 4, एस पी डी एफ। अब पीरियड से हम कोई भी सीरीज़ कैसे पता कर सकते हैं, कौन से पीरियड को कौन सी सीरीज़ कहा जाता है। तो पीरियड, अगर पीरियड में n की वैल्यू अगर 4 हो तब आपका सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है n-1 डी सीरीज। ठीक है, यानी 4 होगा तो 3d यानी 4-1 डी सीरीज हो जाएगा आपका, जो SC से लेकर ZN तक चलेगी। n=5 यानी 4d सीरीज, जो Y से लेकर CT तक चलेगी। n=6 यानी कि 5d सीरीज, जो आपकी चलेगी HF से लेकर HG तक। n=7 यानी 6d सीरीज, जो चलेगी आपकी RF से लेकर CN तक। अब हम जानते हैं कि डी ब्लॉक को क्या कहते हैं। डी ब्लॉक को सिंपली आपका कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो डी ब्लॉक है इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यानी कि कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक जो भी होते हैं आपके, वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक उन्हें कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स।
अब इनकी जो डेफिनेशन है वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की जो डेफिनेशन सिंपल सी दे रखी है आपकी, द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स, दो सीरीज की इनर ट्रांजिशन मेटल्स जैसे 4f जो चलेगा आपका C से लेकर Lu तक एंड 5f TH से लेकर Lr तक आर नोन एज लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उनको जाना जाता है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट जो है आपका वो डेफिनेशंस है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन रहेगी वो सिंपल सी है। इट इज़ डिफाइंड एज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि वो एलिमेंट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल उनमें, यानी उन एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अपनी ग्राउंड स्टेट में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहे, यानी इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल उसका फिल्ड रहे, तब भी वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी डी ऑर्बिटल वैकेंट दिखाए, वो भी आपका कहलाएगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मतलब ये है कि हम जानते हैं कि पहला वाला जो ऑर्बिटल होता है उसे एस ऑर्बिटल कहते हैं और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल होता है उसे पी ऑर्बिटल कहते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे कहा जाता है डी ऑर्बिटल। इसे हम डी ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। लेकिन हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम तो डी ऑर्बिटल में D0 से लेकर D9 तक जो रहेगा वही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, वही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर D10 हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। D10 आने पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो नहीं होगा। D10 आ जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन किसी भी कीमत पर फॉलो नहीं करेगा। तो मैं बात सिंपल सी ये बता रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ऑर्बिटल में D0 से लेकर D9 तक, अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 तक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। जैसे D10 यानी कि जब पूरा फिल हो जाएगा तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। और अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इसे पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल को। तो फुली फिल्ड की कंडीशन में ये फॉलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं करेगा। फुली फिल्ड नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेंगे तभी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, वो आप बता दीजिएगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या नहीं है। ये मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया है, यहाँ पर वो डी ऑर्बिटल बना दिया, मैं सिंपल से मैं फिल कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फुली फिल्ड तो है लेकिन हाफ फिल्ड है, यानी कि हर ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन भरा तो है लेकिन सभी पूरी तरह से फिल नहीं है, सब में 2-2 आनी चाहिए। लेकिन 10 आ जाएगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। 0 से लेकर 9 तक डी में कितनी है 1 2 3 4 5, 0 9 के बीच में आ रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। पूरे 10 फिल हो चुके हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये तो थी आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी। चैप्टर अगर हम चालू करने वाले नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, खूब अच्छे से चैप्टर चालू करेंगे। ये अभी जो मैंने जितना भी आपको बताया था ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर 8 का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.1 हेडिंग है, जो हेडिंग आपकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है,
पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन क्या रहेगी पीरियोडिक टेबल में, किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन किसकी रहेगी? द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि डी जो ब्लॉक होता है आपका, द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द मिडिल सेक्शन, यानी पीरियोडिक टेबल का जो मिडिल सेक्शन रहता है। इधर हमारा एस ब्लॉक होता है और इधर बीच में जो खाली रहता है आपका, ये आपका डी ब्लॉक होता है, और इधर कहीं जो रहता है आपका वो आपका पी ब्लॉक होता है, और इधर जो दो रहते हैं आपके जिसे हम लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के नाम से जानते हैं, ये रहता है आपका ए ब्लॉक। ऐसी कुछ होती है पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम जानते हैं ये ब्लॉक्स दे रखे हैं आपके, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। यानी सिंपल सा है, डी ब्लॉक जो होता है आपका वो पीरियोडिक टेबल के मिडिल सेक्शन में प्रेजेंट होता है। उसमें हम पढ़ते हैं सीरीज़ के बारे में, कौन कौन सी सीरीज़ होती है? 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ये सीरीज़ रहती हैं। यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके ये फर्स्ट सीरीज़ दे रखी है, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, फोर्थ सीरीज़। इन सीरीज़ के नेम होंगे, ये 3D सीरीज़ कहलाएगी, ये 4D सीरीज़ कहलाएगी, ये 5D सीरीज़ कहलाएगी, ये आपकी 6D सीरीज़ कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिंपल सा आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? n-1 डी की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, या 1 to 10 कह सकते हैं। डी की वैल्यू 1 to 10, क्योंकि 0 से 9 रहेगी तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में होगा, और 10 तक हो जाएगी वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं रहेगा। यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो n-1 डी 1 to 10 और n s 1 to 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 डी 1 to 10 n s 1 to 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें अब हम देखें फर्स्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो क्या है? पीरियड अगर मैं देखूं, ये फोर्थ पीरियड है आपका, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, और ये आपका सेवन्थ पीरियड है। ये पीरियड्स हैं। पहले पीरियड यानी फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज़ कहा जाता है, फिफ्थ पीरियड को आपका 4D सीरीज़ कहा जाता है, सिक्स पीरियड को आपका 5D सीरीज़ कहा जाता है, और सेवन्थ पीरियड का आपका 6D सीरीज़ उसे कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है, ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है उसके प्रेजेंस की बात हो चुकी है, पीरियड्स की बात हो चुकी है, सीरीज़ की बात हो चुकी है। अब जो मेन 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे SC का दे रखा है, स्कैंडियम का दे रखा है, कितना है? 3D1 4s2, और टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम कितना है इसका? 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 3D4 4s2, ये इसका होना चाहिए था वैसे, लेकिन दे क्या रखा है?
3d5 4s2 होना चाहिए था वैसे ये 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा क्या है क्रोमियम का 3d5 4s2। ये हुआ क्या यहाँ सिंपल से देख लीजिए, क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो ये s ब्लॉक है और ये आपका d ब्लॉक है। ओके, एस में कितने 2 और डी में कितने हैं 4। 2 3 4। अब ऐसे हम ट्रांजिशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हाफ फिल्ड करना पड़ेगा। तो हाफ फिल्ड की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हुए यहाँ एस में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ से 2 में से 1 निकाल लेगा और अपने आप को हाफ फिल्ड करा लेगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 और 4s1 रहता है। आगे समझ में, एक तो आपका एक्सेप्शन केस ये रहता है और एक आपका रहता है कॉपर, यानी क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन इन 3d सीरीज। कॉपर का अगर हम करने की कोशिश करें तो कॉपर का सिंपल सा कितना आएगा, कॉपर से पहले क्या है निकल, निकल का कितना है 3d7 3d8 4s2। कॉपर होना क्या चाहिए था वैसे इसका 3d9 4s2 ऐसा होना चाहिए। सेम कंडीशन ये फॉलो करता है, ये अपने आप को हाफ फिल्ड करने के लिए एस से 1 ले लेता है और अपने आप को हाफ फील्ड दिखा देता है। 2 1 2 3 4 4 है ना, 5 6 7 8 और ये 9। अपने आप को ये फुली फील्ड दिखाने के लिए कह सकते हो यहाँ से 1 रिमूव कर देगा और यहाँ अपने आप को दिखा देगा, जिसका कारण कॉपर का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा 3d10 4s1। ये दोनों क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केस है। ऐसे ही ये तो रहा 3d सीरीज की बात, यानी कि 4th पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसमें पीरियड में ये वाला एक्सेप्शन है। 4d सीरीज यानी 5th पीरियड में क्या एक्सेप्शन रहेगा आपका, ये वाला रहेगा MO और क्या रहेगा आपका AG। MO और AG एक्सेप्शन केस में आएंगे ये 5th पीरियड यानी 4d सीरीज में। 6 में कौन कौन से आएंगे, 6 में सिर्फ एक आएगा आपका, ये रहेगा ये वाला 79 वाला। अब इससे पहले का क्यों नहीं आया है, इससे पहले का इसलिए नहीं आया क्योंकि 57 का डायरेक्ट नंबर कितना आ रहा है 72, यानी कि बीच में यहाँ घुस जाते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट। F ब्लॉक के एलिमेंट बीच में आने के कारण यहाँ की जो सीरीज है वो ब्रेक नहीं हो पाती, जैसी है वैसे चलती रहती है। सिर्फ एक्सेप्शन केस निकल के आता है यहाँ, और यहाँ एक्सेप्शन केस निकल के आता है सिर्फ यहाँ। इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स तो नहीं है, ये एक्सेप्शन वाले हैं। एक्सेप्शन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे हम, तो सिंपल सा आएगा आपका n-1 इंटू डी की पावर 10 और ns2। ये रहेगा एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो 3d सीरीज 4d सीरीज और 5d सीरीज में रहेंगे उनका। अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 8.1 में पूछा गया आपका, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8.1 क्वेश्चन ये पूछा है कि Sc तो ट्रांजिशन मेटल्स है पर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। Sc तो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न बताता है कि हम जानते हैं कि स्कैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 21 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 30। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल से कितना आएगा 3d1 4s2 3d1 4s2। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि d की वैल्यू ट्रांजिशन एलिमेंट कब होता है, जब d की वैल्यू 0 to 9 आए तभी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जहां आपकी d की वैल्यू 10 आ गई वहां ट्रांजिशन एलिमेंट आपका नहीं होगा।
ये बात हम प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। इसलिए स्कैनेडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, ये उस क्वेश्चन का 8.1 का एग्जाम्पल 8.1 का आंसर है। ये पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिन्हें हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से आप हेडिंग डाल सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी अब देखा जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हैं जो हम क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कवर कर चुके हैं। जो भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी वही मेटेलिक स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी रहती है, इसकी हाई रहती है। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल, यानी कि हाई थर्मल कह सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें वो भी इसके अंदर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मटेरियल अक्षर पाए जाते हैं, यानी पतली पतली शीट्स। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें वो भी इसके अंदर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मटेरियल अक्षर पाए जाते हैं, यानी पतली पतली शीट्स जो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के आधार पे है। पतले पतले शीट्स या पतले पतले वायर्स में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेटल होगा तो नॉन मेटल्स को हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ Zn, Cd, Hg एंड Mn। हमने देखा था कि 3rd सीरीज़, 4th सीरीज़, 5th सीरीज़ और 6th सीरीज़ में ये कुछ एंड के एलिमेंट थे जो ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट अपने आप को शो नहीं करा रहे थे। क्यों नहीं करा रहे थे? क्योंकि ये पहली बात तो ना तो हाफ फिल्ड थे ना फुली फिल्ड थे। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ना होने के कारण यानी इनके जो ऑर्बिटल्स थे वो इनकम्प्लीटली फिल्ड थे, पूरी तरह से फिल नहीं थे, जिसके कारण उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे थे। लेकिन इनका जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कह रहे थे, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्सेप्शन के केस पर एक्सेप्शन के तौर पर इसे माना गया है। Zn, Cd, Hg, Mn यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को एक्सेप्शन केस में रखा गया है 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज में। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एक या एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर अपने आप का बना सकते हैं, जिसके कारण इसे एक्सेप्शन में रखा गया है। बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे वो सिर्फ एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना पाएंगे, मेटेलिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे, बाकी और मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन केस में है जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज के केस में ऐसा है कि ये एक या एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, या कह सकते हैं एक रूम टेम्परेचर पर आराम से इतने स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। नोट डाल के इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, नोट में ये पॉइंट आने वाला है आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, द ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ Zn, Cd और Mn ये कुछ एक्सेप्शन आपके दे रखे हैं। एक्सेप्शन आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, यानी कि सिंपल सा है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे एक्सेप्शन किसको छोड़कर Zn, Cd, Hg एंड Mn को छोड़कर, इनका जो वोलेटाइल नेचर होगा और कैसे रहेंगे ये मेटल्स जो रहेंगे बहुत हाई रहेंगे या बहुत हार्ड रहेंगे, एंड हैव लो वोलेटाइल नेचर। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल आपका सिंपल सा ये रहता है, वोलेटाइल आपका वो होता है जो सिंपली आपका वेपराइज फॉर्म में जल्दी से नहीं जा पाता, यानी जल्दी से नहीं उड़ते, वो वोलेटाइल कहलाते हैं आपके। और जो जल्दी से उड़ जाते हैं, जल्दी से वेपराइज फॉर्म में आ जाते हैं, वो आपके वोलेटाइल प्रॉपर्टी नहीं आते। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके पास नेचर के थ्रू वोलेटाइल प्रॉपर्टी होती है। और कैसे होती हैं मेटल्स, कैसे होते हैं? आर वेरी हार्ड। किस को छोड़कर? Zn, Cd, Hg और Mn को छोड़कर। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है? एग्जाम्पल सिंपल सा ये है कि ये आपका एक एटम है, ये आपका एक एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है,
कम वीक बॉन्ड जिसे हम कह सकते हैं, वीक बॉन्ड लगा हुआ है, वीक बॉन्ड लगा हुआ है, अगर इस पर टेम्परेचर हम राइज करना शुरू करें तो आप बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कैसा रहेगा, बहुत लो रहेगा। अगर इन्हीं एटम्स को मैं हाई बॉन्ड के साथ, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है बहुत हाई हो रही है, तो क्या रहेगा, इन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उनके बीच में ब्रेक डाउन होता चलेगा। हाई बॉन्डिंग होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हाई रहेगा। सिंपल सा एक पॉइंट और आता है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। जैसा कि फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, या फिगर में आपको जो पहली सीरीज दिखाई दे रही है TI से लेकर AG तक, यानी TI से लेकर AG तक जो आपकी सीरीज दिखाई दे रही है उसे हम 3D सीरीज के नाम से, उससे ऊपर वाली आपकी 4D सीरीज, उससे ऊपर वाली आपकी 5D सीरीज रहती है। नीचे जो है आपके वो एटॉमिक नंबर हैं और इधर की साइड जो दे रखे हैं आपके वो मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। अब इसमें सिंपल सा ये पूछा जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ा दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ चलेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को घटा दिया जाए, यानी उनके बीच में पेयरिंग या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा नहीं हो पाए, कम है, घटते हुए जा रहे हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग भी कम होगी। बॉन्डिंग कम होगी तो उनके बीच में मेटेलिक या मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर घटेंगे तो बॉन्डिंग भी आपकी घटेगी। बॉन्डिंग घटने के साथ साथ उसका मेटेलिक पॉइंट भी घटता हुआ जाएगा। अगर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम बढ़ा दें तो बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो मेटेलिक पॉइंट या मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ता हुआ चलेगा। ये तो रही इतनी बात। अब देखिए दूसरा फिगर आपके सामने आ रहा होगा। दूसरा फिगर देखने के लिए सिंपल सा ये है कि दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उस पूरे फिगर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ये पूछा जाता है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर जो आपका रहता है, एंथैल्पी की हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टेटमेंट क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक रेडियस। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने एटॉमिक रेडियस के। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चले हैं तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होती हुई जानी चाहिए। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रही है तो वो किस में आएगी, वो एक्सेप्शन में आपकी गिनी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात की जाए तो 3D सीरीज अगर हम देखें तो 3D सीरीज की हम जानते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम से जिंक तक अगर देखा जाए तो स्कैंडियम से जिंक तक अगर देखा जाए तो सिंपल सा जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती चलती है, एटॉमिक रेडियस आपकी घटती हुई चलती है। एटॉमिक रेडियस घटती हुई चलती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस आपकी ऑलमोस्ट घटती हुई जाएगी। अब इसकी बात करें तो सिंपल सा हम जानते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो बहुत वीक होता है। अगर इसे हम नहीं गिनेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ इस तरह देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपकी इंक्रीज होती हुई चल रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी जब इंक्रीज होती चलेगी तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलवेज वीक रहेगा या नेगेटिव के बराबर भी इसे हम मान सकते हैं।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका वीक रहेगा। अगर ऐसे ही चलता रहे तो एक लाइन पॉइंट, एक पॉइंट करके आता है, जैसे आप नोट करके भी डाल सकते हैं कि ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चलता चलता है, ट्रेंड इज नॉट सो रेगुलर। क्या ये ट्रेंड चलता रहता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस घटने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई चलती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज बढ़ता हुआ चलता है? तो नहीं, ट्रेंड ये रेगुलर नहीं रहता। अब ये रेगुलर क्यों नहीं रहता उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतने पॉइंट पर आते हैं कि ट्रेंड जो होता है वो रेगुलर नहीं होता। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव 4s ऑर्बिटल। किस में से रिमूव किया जाएगा, रिमूव करने की कोशिश की जाए 3D सीरीज में, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से किया जाएगा, 4s ऑर्बिटल से रिमूव किया जाएगा। 4s ऑर्बिटल से रिमूव कैसे किया जाएगा, जैसे हमने पहली भर ली 4s और दूसरी रहती है हमारी 3D। ठीक है, जैसे हमने ये भर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मान लिया आपका, ओके। एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया मैंने कि ये वाली जो सीरीज़ है वो ऐसे भर रही है, ये आपका 4s है और ये आपका 3D है, 4s और 3D। सिंपल सा इलेक्ट्रॉन रिमूव की बात की है, एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि 4s से रिमूव हो रहा है। 4s से रिमूव होगा तो क्या होगा, इस सेल को भरने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस सेल को ये भरेगा पहला वाला, ये नहीं होगा तो दूसरा वाला भरना चालू कर देगा, ये भी नहीं होगा तो तीसरा वाला भरना चालू कर देगा। ऐसे क्या होती रहेगी, शेयरिंग होती रहेगी। क्या होती रहेगी, शेयरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज पोजीशन। इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है एक्सचेंज पोजीशन। क्या कहा जाता है इसे, एक्सचेंज पोजीशन। क्यों, क्योंकि ये 4s और 3D क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिसके कारण, पास होने के कारण होता क्या है, इस एक्सचेंज पोजीशन को क्या कहते हैं हम, इन ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। इन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं एनर्जी। अब ये पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एनर्जी लग रही होगी, उस एनर्जी को कहा जाता है और इन ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी भी कहा जाता है इसे, एक्सचेंज एनर्जी भी कहा जाता है। क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ मैं, कि सिंपल से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज, जैसे सिंपल से हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सचेंज एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती हुई चलती है आपकी। एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज होती चलेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो आपका एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ेगी, एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी भी बढ़ेगी। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ती हुई चलेगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस क्या रहेगा आपका, वो देख लीजिए। एक्सेप्शन केस नहीं तो मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ, बाद में एक्सेप्शन की बात करेंगे। कि Zn हो गया, Zn में हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए,
कम होनी चाहिए। यही तो स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती हुई चलेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस आपकी घटती हुई चलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, एटॉमिक रेडियस तो इसकी बढ़ती है लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बढ़ती। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस, जिसके कारण ये किस में काउंट होता है? एक्सेप्शन में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? एक्सेप्शन में काउंट होता है। कुछ दूसरा भूल का ना सब चल रही है, ये सब दिखाई दे रहा हो, मिटा रो वो दिखाई दे रहा हो, मतलब जो मिटा दो वो गजू दोनों तो ना हो। ठीक, अब क्लियर चल रहा ना बिल्कुल। ये किस में काउंट होते हैं आपके? ये आपके एक्सेप्शन में काउंट होते हैं। जैसे इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 4s2 3d10। 4s2 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है जो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। कैसा रहता है? स्टेबल रहता है आपका। स्टेबल इसलिए कहा जाता है, स्टेबल होने के कारण कि जिंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉपर। जिंक कॉपर से ग्रेटर देन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें 3s2 3d10 और इसका जो होता है वो 4s1 3d10 होता है। 4s1 3d10। अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से लूज हम कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर दें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करेंगे तो ये बन जाएगा 4s1 3d9 और ये बन जाएगा आपका 3d10। अब यहाँ ये स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल। अब ये कैसा बन चुका है? ये बन चुका है Zn पॉजिटिव और ये बन चुका है Cu पॉजिटिव। Zn पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 3d9 4s1 3d10 सॉरी, और ये है आपका 3d10। ओके, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3d10, यानी कि ये भी दोबारा से स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3d9 जो कि रहेगा अनस्टेबल। इसलिए जिंक ज़्यादा स्टेबल है कॉपर की अपेक्षा में। कौन से वाले में? Zn2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cu2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cu2 पॉजिटिव। ये तो रहा क्योंकि इजीली स्टेबल रहता है, ये अनस्टेबल रहता है। अब ग्रुप 12 की बात अगर की जाए, ग्रुप 12 में कैसे देखेंगे? ग्रुप 12 में कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ग्रुप 12 की अगर हम बात करें, ग्रुप 12 में आपके कौन कौन से होते हैं? Zn Cd Hg। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा रहता है? 4s2 3d10 5s2 4d10 6s2 5d10। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ साथ क्या रहता है इसका? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो ये कैसे रहेंगे? यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बढ़ती हुई चल रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ेगी तो ये कैसे रहेंगे? हाईली स्टेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? हाईली स्टेबल रहेंगे तो इनका हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा रहेगा? हाईली स्टेबल रहेगा। जैसे Mn की कंडीशन वो देख रहे हैं, Mn और Cr। Mn अगर देखा जाए तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करने की कोशिश करें तो 4s2 3d5, ये हो जाएगा आपका 4s1 3d5। ये होता है 4s2 3d5, ये होता है 4s1 3d5। मैग्नीज अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें इसमें से और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 4s1 3d5 और ये बन जाएगा आपका 3d5। अब यहाँ ये स्टेबल हो गया और ये हो गया आपका अनस्टेबल। कौन सी कंडीशन में? Mn पॉजिटिव और Cr पॉजिटिव में। इसमें से भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्योंकि Mn पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 3d5,
Cr पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो ये बचेगा आपका 3d5 और ये बचेगा 3d4, जो कि ये होगा अनस्टेबल और ये होगा आपका स्टेबल। ये रहा अनस्टेबल और ये होगा आपका स्टेबल। ओके, आयनेशन एंथैल्पी का ये पार्ट आपका हुआ फिनिश। नया टॉपिक कवर करेंगे अब, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सिंपल सा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो आउट कराती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन में एलिमेंट्स होते हैं आपके वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो 3D सीरीज़ की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 3D सीरीज़ की बात करें तो जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी के सभी होंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैं तो ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट करेंगे? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट करेंगे। क्यों करेंगे? रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न देख ले रहे हैं, रीज़न क्या है। रीज़न क्या है इनका? रीज़न देख लीजिए। NS N-1D वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज होने के कारण ये क्या करते हैं? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन शो आउट करते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन शो आउट करेंगे तो एक पॉइंट तो ये रहा स्टार डाल के, इसे एक पॉइंट लिख लीजिए रीजन में। दूसरा पॉइंट जो रहेगा इसका स्टार डाल के एक और पॉइंट लिखा जाएगा, वो बोथ ऑर्बिटल्स मतलब NS और N-1D दोनों ऑर्बिटल्स जो रहेंगे आपके वो इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे जब शेयरिंग की बात आएगी। अब शेयरिंग की बात नहीं है तो फिलहाल हम देखें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? और जो जनरली लेती है वो क्या रह सकती है? जनरल में रहेगी वो क्या रह सकती है? और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या रह सकती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी +7 और जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो रहती है आपकी 2। जब +2 क्यों रहती है? क्योंकि NS² N-1D129 मैं जिंक को भी इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना देगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। और इसके जब पार्टिसिपेट करेंगे N-1D के ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 भी दे सकते हैं, +4 भी दे सकते हैं, +5 भी दे सकते हैं, +6 भी दे सकते हैं, +7 हाईएस्ट कितना चला जाएगा? +7 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। लेकिन NS² का अगर ऑर्बिटल शेयरिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो सर +2 की बॉन्डिंग देंगे, यानी +2 ऑर्बिटल को डोनेट करेंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देंगे? अपनी +2 देंगे। NS² के जो दोनों ऑर्बिटल होंगे यानी दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे अगर बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। N-1D के
इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में तो +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप को शो आउट कराएंगे। n-1d जो रहेगा आपका n-1d 1-9 जो रहेगा, इनकी जो बॉन्डिंग होंगी वो शो करेंगे तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। अगर हम बात करें जैसे आपका होगा स्कैनेडियम Fc, ये नज़र आ रहा है Sc की अगर बात करें, स्कैनेडियम की बात करें तो स्कैनेडियम होगा ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट क्यों करता है, इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करें तो Sc का कितना होता है 21 होता है। अगर ब्लॉक भरने की कोशिश करें इसकी SD 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 3d। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं हम तो कितना भरा जाता है 1 2 और 1, यही तो रहता है इसका। अब इसके इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएंगे। जो पहला वाला रहेगा वो अपने आप को क्या महसूस करेगा, अनस्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि 1 ही तो रहेगा यहाँ। 1 अपने आप को क्या शो करेगा, अनस्टेबल करेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल तो नहीं कर सकता है। अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण जो Sc होती है आपकी, यानी कि स्कैनेडियम होता है, वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करता है, अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करता है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 3d में जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल रहेगा, जिसके कारण अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करेगा, +3 शो आउट करेगा, क्योंकि 1 भी अपना डोनेट कर देगा। क्या लेकिन होता क्या है, बट आफ्टर ये मैं रफ कर रहा हूँ, फिर देखिएगा। बट आफ्टर Sc के अलावा या Sc के बाद ऑल अदर एलिमेंट्स रहेंगे हैव n-1d ऑर्बिटल इज स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो या +2 इज ऑब्जर्व कह सकते हो। किस पे ऑब्जर्व करेंगे, +2 पर, क्योंकि ये अपने आप को अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो वो अपने आप को स्टेबल करा लेंगे 3d में, यानी कि d ऑर्बिटल में 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी की कंडीशन को फॉलो अप करा लेगा, स्टेबल अपने आप को दिखा देगा। लेकिन 1 रहेगा तो 4s जो रहेंगे, 4s के साथ डोनेटिंग की कंडीशन को शो आउट कर रहा है तो उसमें भी डोनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेनेडियम होगा आपका, वेनेडियम होता है 23। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा इसका 2, d की अगर करने की कोशिश करें ये तो आपका 4s 3d। 1 2 3 1 2 3, ये क्या दिखा देगा अपने आप को, ये स्टेबल की कंडीशन में शो आउट हो जाएगा और ये आपके रिमूव दोनों हो जाएंगे। डी वेनेडियम का फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है वो टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे शो आउट होती है। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैसे कैसे शो आउट होती है हम जानते हैं कि Sc का कितना होता है +3, इसका +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन का देखने की कोशिश करें तो +2 +3 +4 और ये +6, +5 इसमें नहीं होता। कोबाल्ट +2
+3 +4 +2 +3 +4 और कॉपर का जो रहेगा आपको +1 +2 और जो जिंक का रहेगा वो आएगा आपका +2। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेबल ये पूरी दिखाई दे रही होगी आपको। ये टेबल जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से है, यही कवर अप करके दे दिया गया। अगर मैं और की बात करूं कि और क्या है, तो सिंपल सा हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर और मैग्नीज तक, Hc से लेकर मैग्नीज तक आपके क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग किससे, n-1d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में। और आयरन से लेकर जिंक तक क्या होते हैं जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग होना चालू हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीजिंग होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। अब पेयर बनाना शुरू कर देंगे तो ये किसकी कंडीशन में आएंगे, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, क्योंकि वो पेयरिंग करना चालू कर देगा। ये कुछ टेबल आपके सामने दे रखी है, वो टेबल आप देख लीजिए, फिर मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद भी एक रूल और बताऊँगा, वो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ बता दे रहा हूँ सिंपल सा स्टार लगा के। एक रूल है इसमें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो पता कैसे करेंगे कि NS + n-1d में, तो ये जो रूल काम करेगा वो NS जो होगा वहाँ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों लिए जाएंगे। पेयर्ड और अनपेयर्ड। अब n-1d में जो रहेगा वो ओनली अनपेयर्ड के लिए रहेगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे, इसमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हिस्सा लेंगे। ये सिर्फ एप्लीकेबल जो रहेगा आपका, वो सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा अप टू Mn तक, Sc से लेकर सिर्फ Mn तक एप्लीकेबल रहेगा। अब जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक का हम ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं कि जिंक का कितना होता है 30, और भरने की कोशिश करें तो 1 2, ये जो रहता है वो हाईली स्टेबल रहता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कैसा है ये इसका ऑक्सीडेशन निकालने की कोशिश करें तो कितना निकलेगा, +2, और ये जो रहेगा वो हाईली क्या रहेगा, हाईली स्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा, हाईली स्टेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करने की कोशिश करें तो एक पॉइंट और रह रहा है, उसे मैं रफ करके बताते रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। कोई भी एलिमेंट होगा वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। वो जो शो करेगा वो शो करेगा आपका जब शो करेगा, यानी व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव elements are these like फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो आउट करेगा जब उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एग्जांपल जैसे एग्जांपल हो गया आपका Mn2O7। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें, यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें, तो मैग्नीज को मान लिया मैंने X, 2 × X। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लेने की कोशिश करूँ Mn2O7। अब इसमें मैग्नीज के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश हम करें तो मैग्नीज को मान लिया मैंने X, 2 × X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन की, यानी कि ये हो गया 2 × X प्लस इसकी होती है -2 × 7 इक्वल टू 0। कोई चार्ज नहीं है। 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/2 इक्वल टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे देगा। ये रहा एग्जाम्पल। x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर चुके थे, यानी 14/2 इक्वल टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी थी मैग्नीज की। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई थी? +7। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है। ये मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक आपने पॉइंट 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिसका रूल पढ़ा था एक, जिसका नाम था फजान्स रूल। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ एक बार और देख लीजिए, क्लियर आपको हो जाएगा। फजान्स रूल फजान्स रूल होता क्या है? फजान्स रूल सिंपल सा ये कहता है कि जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसका हाई हो तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाई पर क्या होगा वो बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई है तो उसे वो जो पूरा एलिमेंट बनकर आएगा, वो एलिमेंट या पूरा कंपाउंड जो बनकर आएगा वो कैसा होगा? कोवैलेंट होगा। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोवैलेंट कहा जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो उसे कहा जाएगा आयनिक। क्या कहा जाएगा उसे? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगा उसे कहा जाएगा कोवैलेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा उसे कहा जाएगा आयनिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MnCl2 और जो हमने पहले लिया था Mn2O7, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो निकल के क्या आएगा? Mn का कितना? Mn का हमें निकालना है तो x प्लस Cl का कितना होता है? -2 कितने हैं? 2 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस के 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? +2। इसकी अगर निकालने की कोशिश करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? x मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि 2 है, प्लस वो का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x, ये हो गया -14 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू +14, x इक्वल टू 14/2 इक्वल टू आ गया +7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +7। हाई है +7। हाई अगर होगी तो Mn2O7 को क्या कहा जाएगा? यानी कि इसको कहा जाएगा आपका, जो हाई रहता है उसे कहा जाएगा कोवैलेंट, और जिसका लो रहता है उसे कहा जाएगा आयनिक। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा उसे कहा जाएगा आयनिक, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगा उसे कहा जाएगा कोवैलेंट। कोवैलेंट कहेगा, यानी कि इसका +2 आ रहा है, इसका +7 आ रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि जैसे 3D 4D की बात करें हम, तो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर रफ करेंगे उसे। जैसे आपका क्रोमियम हो गया, क्रोमियम के बाद मोल्ट हो गया, और ये हो गया। यानी कि ये टॉप टू बॉटम अगर चले हैं तो ये आपका 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का है, और ये आपका 5D सीरीज़ का है। ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखने की कोशिश करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हर का कितना होता है? +6, इसका भी +6, इसका भी +6। जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, यानी कि यहाँ से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं अगर हम,
तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कैसी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में रहेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग। स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, बढ़ती हुई जाएगी। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +6 में चल रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। अब यही चीज हम बात करें पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हम देखें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, Fe हो गया, सॉरी S हो गया, Se हो गया और आपका Te हो गया, ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट और होते हैं। ऊपर कर, ऊपर कर, किताब ऊपर हटा, सॉरी, बस ऐसे, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ऑक्सीजन हो गया, S हो गया, Se हो गया, टेरिलियम हो गया और आपका P हो गया। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +6 +6। इसमें अगर टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे हम, टॉप टू बॉटम अगर हम चले हैं तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस केस में इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती हुई चलेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती हुई क्यों चलेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस होते क्यों चलेगी, तो सिंपल सा है, इसका एक रीजन होता है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। लेकिन डी ब्लॉक में बात करें तो डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रही तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती हुई चल रही थी। यही पी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक का है, अगर ये स्टेटमेंट हम पी ब्लॉक में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पी ब्लॉक में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज जो हो रही है उसका कारण क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीज का कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती हुई चलती है। नेक्स्ट मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो नेक्स्ट जो है उससे दिखाता हूं मैं, देखिए देखिए, जैसे कोई कंपाउंड है आपका Cr2O7 डाइनेगेटिव, ओके, इसका अगर हम एसिडिक मीडियम में इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन हमने करा दी, तो सिंपल सा एसिडिक मीडियम में जिसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम जानते हैं कि Cr2O7 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, Cr की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। ये सभी हम जानते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा तो सिंपल सा क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, Cr का। Cr का रिडक्शन होगा तो Cr किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cr3 पॉजिटिव में ये ब्रेक हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट का रिडक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है तो वो कैसा बनेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। कैसा बनेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है Cr का, रिडक्शन हो रहा है Cr का, तो क्या बनेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करेगा। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश अगर हम करें तो वो है आपका MnO3 और दूसरा है आपका WO3। इसमें हम कितना भी कोशिश निकालने की करें, कितना भी रिडक्शन करने की कोशिश करें, यहाँ रिडक्शन आपका नहीं होगा। रिडक्शन नहीं हो रहा है तो ये नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे, नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे नहीं होंगे। अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे तो ये किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, डू नॉट रिड्यूस इजीली, ये किसी को भी आराम से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, डू नॉट रिड्यूस इजीली नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये क्या रहेंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे, गुड
रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बन जाएंगे? गुड रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएंगे। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल गया? इसका भी +6 आएगा, इसका भी +6 आएगा। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें ये रिडक्शन नहीं करेंगे, ना तो M1 का रिडक्शन करेंगे ना W का रिडक्शन करेंगे ये, ठीक है। रिडक्शन ना करने की कंडीशन में नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन पाएंगे। अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनेंगे तो किसी भी एलिमेंट को, अपने अंदर के एलिमेंट को आराम से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या बचेगा? रिड्यूसिंग पावर वाला, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट ये बनकर आ जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें इसमें, जैसे हो गया आपका Cu1 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव। तो बाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालने की कोशिश करें बाई रिडक्शन से पोटेंशियल वैल्यू, बाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, ई निगेटिव रिडक्शन अगर निकालने की कोशिश करें, इसका ई रिडक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, यानी सिंपल सा है Cu1 पॉजिटिव अगर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी शेयरिंग जब करेगा तो सिंपल सा किस में टूट जाएगा? सॉलिड में, यानी कॉपर बन जाएगा मेटल में, ठीक है। जिसके कारण ई रिडक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी, ई रिडक्शन नेगेटिव की जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो निकलेगी +059 वोल्ट, +059 वोल्ट। अब Cu2 पॉजिटिव की बात करें, Cu2 पॉजिटिव ये इतना दिखाई दे रहा, इससे नीचे का ये दिखाई दे रहा। Cu2 पॉजिटिव दो रिडक्शन के साथ जब करेगा, दो इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी शेयरिंग जब करेगा तो Cu सॉलिड स्टेट में टूट जाएगा। तो इसका ई रिडक्शन अगर निकालने की कोशिश करें तो ई रिडक्शन कितना निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा आपका ई रिडक्शन +032 वोल्ट। कितना निकल के आएगा? 032 वोल्ट। अब इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि इसको तो हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इजीली रिडक्शन इसका हो जाएगा, इसे हम आसानी से रिड्यूस नहीं कर सकते, इसका टफ पड़ता है। तो एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट आप लिख लें। इसके नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ये लिख लो। देखिए, लेसर द ई नेगेटिव रिडक्शन वैल्यू more stable will be the ion and more tough to reduce। सिंपल सी बात है कि ई रिडक्शन जो पहली वाली होगी यानी Cu1 पॉजिटिव वाली होगी, इसे हम इजीली रिडक्शन दे सकते हैं, इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसे रिड्यूस करना टफ होगा, इसे हम आराम से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण आराम से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन Cu1 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cu1 पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है? ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है डेंसिटी। डेंसिटी वाला पार्ट इसमें लास्ट रह गया, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका खत्म हो जाएगा। रिडक्शन वाला पार्ट, सॉरी डेंसिटी वाला पार्ट आप देखने की कोशिश करें। डेंसिटी वाला पार्ट बचा है, उससे आप देख लें और उसके बाद फिनिश करने की कोशिश से करते हैं। लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में डेंसिटी। डेंसिटी वाला पार्ट है, तो डेंसिटी में आप देखने की कोशिश करें, यानी कि 30 सीरीज ले रहे हैं साइंस नीता कृपलानी मन जानकर रखती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या देखने की कोशिश करें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। हम जानते हैं कि यहाँ तक पावर कैसी होती चलती है, ये डिक्रीज होती चलती है, ये आपकी कांस्टेंट रहती है और ये आपकी इंक्रीज होती हुई चलती है, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं ये बातें, ठीक है। यहाँ साइज़ कैसा होता चलता है, यहाँ साइज डिक्रीजिंग होता चलता है, साइज़ यहाँ आपका डिक्रीज होगा, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, लेवल होगा बराबर सा हो जाएगा, यहाँ आपका साइज़ इंक्रीज होता हुआ चलेगा। इंक्रीज होता हुआ चलेगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल सा ये है कि पहली प्रॉपर्टी, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है
साइज डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। मास अगर इंक्रीज होगा, और मास तो हम जानते ही हैं कंटिन्यूस कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, मास कंटिन्यूस इंक्रीजेस। यह साइज डिक्रीज होता हुआ चल रहा है, साइज यहाँ से डिक्रीज होता हुआ चल रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और मास कंटिन्यू बढ़ता चल रहा है। मास क्यों से बढ़ता चल रहा है, 21, 20, 23, यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही होगी। सिंपल सा हम ये जानते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी तो मास भी घटेगा। और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट चलेगा। यानी कि डेंसिटी जो बढ़ती हुई चलेगी आपकी, वो डेंसिटी क्यों बढ़ती हुई चलेगी, डेंसिटी अप टू कॉपर, यानी कि डेंसिटी जब इंक्रीजिंग चलेगी वो अप टू कहाँ तक चलेगी, कॉपर तक चलेगी। कॉपर तक हम जाने हैं निकल से कॉपर, यानी कि यहाँ आपका मास तो कंटिन्यूस बढ़ते हुए चल रहा है, मास बढ़ते हुए चल रहा है, मास के साथ साथ आपकी डेंसिटी भी बढ़ती हुई चल रही है। डेंसिटी बढ़ती हुई चलेगी तो डेंसिटी कहाँ तक बढ़ती हुई चल रही है, कॉपर तक बढ़ती हुई चल रही है। डेंसिटी बढ़ेगी तो जिंक की डेंसिटी अगर बात करें, जिंक की डेंसिटी ऑफ जिंक, डेंसिटी ऑफ जिंक क्या होगी, डिक्रीजिंग होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। तो जिंक की डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम उसका कम होते हुए चलता है। डेंसिटी में एक लास्ट पॉइंट और है आपका, उसके बाद टॉपिक आपका फिनिश है, कि डेंसिटी में हम जानते हैं कि स्कैंडियम की डेंसिटी जो होती है वो लगभग 3.41 ग्राम सीसी होती है, ठीक है। और इसी में आईआर की बात करें तो आईआर की डेंसिटी होती है वो 22.5 ग्राम पर सीसी होती है, और ये आपकी कम होती है यानी लीस्ट होती है, और ये आपकी मोस्ट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक की बात करें तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक यहाँ होता है आपका फिनिश टॉपिक। ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा हम फिनिश कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई क्वेरी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।